उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक गांव पड़ता है महुआ खेड़ा। महुआ खेड़ा गांव में एक परिवार होता है, जिस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम धर्मवीर यादव होता है। कार दुर्घटना में कुछ दिन पहले सड़क हादसे में इनके पिता की मौत हो चुकी होती है और परिवार में 2 बहनें और मां जो होती हैं, इनकी जिम्मेदारी धर्मवीर के सर पर होती है। धर्मवीर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी बड़ी बहन की शादी आगरा के रहने वाले एक योगेश नाम के लड़के के साथ तय कर देता है और शादी जब करता है तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ करता है। लगभग 50 लाख रुपए का खर्च करता है शादी में, ताकि जो बहन है उसको किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो, अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत कर सके। पर उसको ये अंदाजा भी नहीं होता है कि जिस बहन की डोली वो इतनी हर्ष और उल्लास और खुशियों के साथ उठा रहा है, उसी बहन का पति कल उसकी अर्थी उठाने का इंतजाम कर देगा। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता का दम न्यूज देख रहे हैं आप। आज की जो सच्ची कहानी है वो आगरा की है, जहां एक जीजा ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही साले को एक प्लानिंग के तहत मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आगरा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है ताजगंज और उस थाने के अंदर एक गांव पड़ता है महुआ खेड़ा। महुआ खेड़ा में एक परिवार होता है, जिस परिवार के अंदर 5 सदस्य होते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम होता है धर्मवीर यादव और उसके पिता जो होते हैं 2 साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर चुके होते हैं और उसकी माँ जो होती हैं, अब उनके ऊपर ही पूरे परिवार की देखरेख होती है। लेकिन पूरे परिवार का संचालन जो होता है धर्मवीर करता है, जो अपनी 2 बहनों में अकेला भाई होता है। धर्मवीर परिवार का पालन पोषण करने के लिए आगरा के जगह पड़ती है भगवान टागिज, उसके पास में यादव कोचिंग सेंटर के नाम से अपनी एक कोचिंग का संचालन भी करते हैं और इसी के साथ उनके पास करोड़ों की पैतृक संपत्ति भी होती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है शुक्रवार के शाम से। धर्मवीर का गांव जो होता है वो अपनी कोचिंग सेंटर से लगभग 20 किलोमीटर दूर होता है। तो अक्सर जो धर्मवीर होता है वो अगर व्यस्तता ज्यादा होती है तो गांव ना जाके अपनी कोचिंग में ही अक्सर रुक जाते हैं। 28 तारीख को दिन शुक्रवार को भी यही होता है। शाम 10 बजे के टाइम पे इनकी माता जी से बात होती है और उस समय ये कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। माँ को भी कोई आपत्ति नहीं होती है, वो समझती हैं कि शायद बेटे ने 12 दिन पहले ही एक नई थार गाड़ी खरीदी है, इसलिए वह दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, उसे कोई आपत्ति नहीं होती है। और लेकिन वो माँ को सूचना दे देता है कि शाम को जब मैं वापस आऊंगा तो गांव नहीं आ पाऊंगा, मैं कोचिंग सेंटर पे ही रुक जाऊंगा। परिवार निश्चिंत हो जाता है और इधर जो है धर्मवीर यादव वो अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं और घूमने के बाद में अपने कोचिंग पर वापस आ जाते हैं। दरअसल 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को सुबह फिरोजाबाद के थाना पड़ता है एक नगला सिंघी और उस थाने के आसपास का एक गांव पड़ता है गोरई। उस गोरई गांव के पास में जंगल वाला एरिया होता है, वहां पे एक थार गाड़ी खड़ी होती है। सुबह जब ग्रामवासी घूमने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि एक थार गाड़ी खड़ी हुई है। उसके पास जाते हैं तो देखते हैं उस थार गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति है और उसका शव पड़ा हुआ है और जिस व्यक्ति के माथे पर बीचों बीच गोली लगी हुई है। गांव वाले से देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सन्न हो जाते हैं और तुरंत ही वो पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और तुरंत ही अपनी जांच शुरू कर देती है। तो सबसे पहले वो गाड़ी का जो नंबर होता है उसके आधार पर व्यक्ति की पहचान करती है। तब पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो धर्मवीर यादव हैं, जो कि गांव आगरा के थाना एक पड़ता है ताजगंज, थाने के अंदर एक गांव पड़ता है महुआ खेड़ा, वहां के रहने वाले हैं। इनके परिवार को सूचना दे दी जाती है। परिवार वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां जो इनकी माँ और बहन होती हैं वो इस हादसे को देखकर सन्न रह जाती हैं, अपना आपा खो बैठती हैं और मूर्छित होकर
गिर जाती हैं, क्योंकि उनके परिवार का एक ही सहारा था, शायद वो अब उनसे छिन चुका था। तरफ परिवार में माँ बहनें इस हादसे को देखकर बेसुध हो जाते हैं, लेकिन पुलिस भी इस घटना के खुलासे के लिए अपनी जांच शुरू कर देती है। तो पुलिस जो होती है सबसे पहले धर्मवीर के चचेरे भाई से पूछताछ शुरू कर देती है। तब चचेरे भाई के द्वारा बताया जाता है कि शाम 10 बजे लगभग धर्मवीर की माताजी से बात हुई थी और उसने दोस्तों के साथ घूमने के बाद कही थी। इस पूछताछ के बाद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, लेकिन पुलिस मौके वारदात से सारे सबूतों को इकट्ठा कर लेती है और अपनी जांच गहनता और सटीकता के आधार पर शुरू कर देती है। जब पुलिस जांच कर रही होती है, उसी समय पुलिस को पता चलता है कि धर्मवीर यादव ने आज से महज 12 दिन पहले ही अपने लिए नई थार गाड़ी खरीदी थी। इसके बाद पता चलता है कि इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए में अपनी कुछ संपत्ति बेची है। इसके बाद में वह संपत्ति खरीदने वालों को भी शक की निगाह से देखती है, उन्हें भी कस्टडी में लेके पूछताछ करती है, पर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसके बाद जब परिवार वालों के द्वारा ये बात कही जाती है कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, इसके दोस्तों को उठाया जाता है और दोस्तों से पूछताछ की जाती है, लेकिन वहां भी अभी पुलिस के हाथ खाली होते हैं, अर्थात कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसके बाद पुलिस का माथा सनकता है और पुलिस जो होती है धर्मवीर के प्रॉपर्टी को एंगल बना के जब जांच शुरू करती है, तब वह देखती है कि धर्मवीर के मर्डर से किस किस व्यक्ति को फायदा होने वाला था। तो पूरा शक इंस्पेक्टर साहब का जो है वो इनके बहनोई की तरफ जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इनके बहनोई जो होते हैं वो 3 भाई होते हैं। सबसे बड़े भाई का नाम राजेश होता है, उससे छोटे भाई का नाम योगेश होता है जो कि धर्मवीर का सगा जीजा होता है, और उससे छोटे भाई का नाम अक्षय होता है। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो व्यक्ति योगेश होता है उसके साथ में धर्मवीर की बड़ी बहन की शादी हो चुकी होती है, लेकिन जो उसका सबसे छोटा भाई अक्षय होता है वो उसके साथ में अपनी छोटी बहन का रिश्ता तय कर चुका होता है। अब इनमें से जो योगेश जिसके साथ शादी हो चुकी है और वह अक्षय छोटा वाला जिसके साथ शादी होने वाली है, ये दोनों इंडियन आर्मी में सेना के जवान हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो योगेश उसके जीजा होते हैं और उनका छोटा भाई जो अक्षय होता है, ये दोनों लोग तो ड्यूटी पर तैनात होते हैं। छोटा भाई भोपाल में तैनात होता है और जो उसके सगे जीजा योगेश होते हैं वो पुणे में तैनात होता है। अब इस हालात में पुलिस उन्हें तो कस्टडी में नहीं ले सकती, यहाँ पुलिस दूसरा एंगल अपनाती है और उनके बड़े भाई जो राजेश होता है उसको अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। जो राजेश पुलिस के सामने सच्चाई उगलता है उसे सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। राजेश के प्लान को सुनकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी दंग रह जाते हैं। राजेश बताता है कि इनकी बड़ी बहन अर्थात जो मृतक धर्मवीर की बड़ी बहन पहले से ही हमारे घर में है और इसकी छोटी बहन की शादी भी मेरे छोटे भाई अक्षय के साथ तय हो चुकी थी। फिर हम भाइयों के द्वारा ये प्लान बनाया जाता है कि यदि धर्मवीर को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम बन जाएंगे, क्योंकि धर्मवीर के पास करोड़ों की संपत्ति है। ये हमने धर्मवीर को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। राजेश पुलिस को बताता है कि प्लान के तहत सबसे पहले मैंने मेरे छोटे भाई अक्षय को जो भोपाल में तैनात है उसकी यूनिट को बिना सूचना दिए वहां से बिना टिकट के आगरा बुलाया, और जब वह आगरा की रेलवे स्टेशन पर आ जाता है तो अक्षय के द्वारा धर्मवीर यादव अपने साले को उसे रिसीव करने के लिए बुलाया जाता है। धर्मवीर यादव अपनी कोचिंग से जब उसे रिसीव करने के लिए जाते हैं तो वह आगरा स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से लेके अक्षय को अपनी थार गाड़ी से लौट रहे होते हैं। लेकिन इस बीच में धर्मवीर जो होता है ड्राइवर के सीट के पास वाली सीट पर बैठे होते हैं और जो उनका बहनोई होने वाला बहनोई अक्षय होता है वो ड्राइविंग कर रहा होता है।
और जो राजेश नाम का व्यक्ति होता है, उनका बड़ा भाई, वो पीछे अपाची गाड़ी से इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। जैसे ही ये लोग थाना नगला सिंघी के पास सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, जगह में गाड़ी को रोक दिया जाता है और अक्षय जो होता है वो गाड़ी से टॉयलेट करने के बहाने उतरता है और गाड़ी के सारे जो गेट होते हैं वो खोल देता है। इधर पीछे से आ रहा उसका बड़ा भाई जो राजेश होता है वो गाड़ी के पास पहुंचता है और धर्मवीर के साइड वाला गेट खोल देता है। धर्मवीर कुछ समझ पाता इससे पहले अक्षय पीछे से आता है और उसके सर में गोली मार देता है। इसके बाद धर्मवीर खून से लथपथ हो जाता है और जैसे ही उसका दम टूटता है, ये दोनों जो होते हैं वहां से गाड़ी उठाते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ अपाचे गाड़ी से निकल जाते हैं। स्टेशन पे जब पहुंचते हैं तो पहले से ही वहां पे एक स्प्लेंडर गाड़ी राजेश की खड़ी हुई होती है। वहां से राजेश स्प्लेंडर गाड़ी को उठाकर आगरा चला जाता है और जो छोटा वाला अक्षय होता है वो अपाचे गाड़ी से सीधे पहुंच जाता है दिल्ली एयरपोर्ट। और अक्षय दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेता है और मुंबई पहुंचता है और मुंबई से फ्लाइट लेता है भोपाल पहुंचता है और इस तरह वह अपनी यूनिट को जाके समय से ज्वाइन भी कर लेता है। उधर जो उसका बड़ा भाई राजेश होता है वो स्टेशन से निकलता है और जिस पिस्टल से इसकी हत्या की गई, जिस पिस्टल से धर्मवीर की हत्या की गई, उन पिस्टल को जाके जंगल में एक बोर के पास में छुपा देता है और वहां से अपने घर पहुंच जाता है। इसके बाद फोन पर ये सारी सूचना उसके सगे बहनोई जो योगेश है उसको देता है, क्योंकि पूरे ऑपरेट करने का काम योगेश के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद जब राजेश से राइफल के बारे में पूछा जाता है तब राजेश बताता है कि अक्षय ने मारने के लिए जो राइफल थी वो पहले ही भोपाल से खरीद ली थी। जब पूछा जाता है कि योगेश इस घटना को अंजाम देने क्यों नहीं आया, तब राजेश कहता है कि पुणे की आगरा से जो दूरी है वो लगभग 1200 किलोमीटर है और उन्हें आने में यहाँ तक टाइम लगता, इसलिए इस घटना को अंजाम देने के लिए हमने भोपाल से अक्षय को बुलाया था, क्योंकि वो महज लगभग 450 किलोमीटर है, वो आराम से इस घटना को अंजाम देके अपनी यूनिट तक वापस भी हो सकता था और ऐसा ही हुआ। फिलहाल चंद पैसों के लालच में, चंद प्रॉपर्टी के लालच में एक जीजा ने अपने साले की बेरहमी से हत्या तो कर दी, लेकिन उस परिवार का क्या होगा जिसका अब कोई सहारा नहीं है। फिलहाल पुलिस के द्वारा हत्या के आरोप में उन तीनों भाइयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इस तरह के गुनहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए, जिन अपने ही रिश्तेदार का खून करके एक परिवार का तहस नहस कर दिया। अपनी राय इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस कहानी को सुना के हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि समाज में इस तरह की हो रही घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। इसी के साथ आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे जल्द ही YouTube पर हमारा परिवार बड़ा परिवार बनेगा। जय हिंद, जय भारत।